सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम शतपथ ब्राह्मण पर चर्चा करने वाले हैं। वेद जो है, वेद चूंकि श्रुति साहित्य वेदों को कहा जाता है, वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है, वेदों को संहिता कहा जाता है, वेदों को संहिता कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है, वेदों को नित्य कहा जाता है, वेदों को अनादि कहा जाता है, वेदों को अनंत कहा जाता है। इन सारे नामों से किनको जाना जाता है? वेदों को जाना जाता है। तो वेद जो है, जो जो श्लोक स्वरूप में लिखे गए थे, तो वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए किनकी रचना हुई थी? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। उनमें से यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे? तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे। इसे लघु वेद भी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है उसे लघु वेद भी कहा गया है। तो हम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आगे हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसके रचयिता कौन है? तो रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। ये वही याज्ञवल्क्य हैं जिन्हें गार्गी ने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। और बृहदारण्यक उपनिषद में हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि गार्गी ने शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य को पराजित कर दिया था। इसके भाष्यकार जो हैं वो हरिस्वामी माने जाते हैं। अध्याय कितने हैं इसमें? कुल 100 अध्याय हैं। और कितने कांड हैं इसमें? 14 कांड हैं। ये आर्यों के पूर्वी क्षेत्र में पूर्वजन का उल्लेख है। देखो, इसमें विदेह माधव की कथा है या विदेह माधव की कथा है। विदेह माधव जो है वो अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ मुंह में वैश्वानर अग्नि को धारण करके और आगे बढ़ा, और वो समस्त नदियों को जलाता हुआ चला गया। अंत में गंडक, जिसे सदानीरा नदी कहा जाता है, गंडक या सदानीरा नदी कहा जाता है, उस सदानीरा नदी को नहीं जला पाया। इसीलिए ये सदानीरा नदी जो है वो आर्यों की क्या बन गई? पूर्वी सीमा बन गई। ये आर्यों की पूर्वी सीमा बन गई। तो विदेह माधव की कथा किसमें है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। इसमें राजा के राज्याभिषेक की परंपरा का सबसे पहला उल्लेख कहां पर है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। राज्याभिषेक के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख भी, शपथ का वर्णन भी किसमें है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। और राजा सहित 12 रत्निन, जो 12 मंत्री थे, उनकी सूची कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्निनों की हमें सूची मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुरु और पांचाल, कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि और आर्य संस्कृति की धुरी किसको कहा गया है? कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है और आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। हालांकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार वर्णों की सर्वोच्चता का क्रम क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र, ये वर्णों की सर्वोच्चता का क्रम है। ठीक है, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है, वहां पर हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिल जाती है कि दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्म के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जांघों से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये वर्णों की सर्वोच्चता का क्रम है। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा गया है। क्षत्रियों को क्या कहा गया है? कि क्षत्रिय जो हैं वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। हालांकि महिलाओं की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण के अनुसार स्त्री का ना तो स्वयं पर अधिकार है, ना तो स्वयं पर अधिकार है, और ना ही कहीं उसे उत्तराधिकार में शामिल किया गया है। मतलब स्त्रियों के अधिकार सीमित हुए, ना तो उनका स्वयं पर अधिकार रहा
और ना ही उन्हें उत्तराधिकार में शामिल किया गया। उन्हें पैतृक संपत्ति जो होती है, पैतृक संपत्ति के अधिकार से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, सभा और समिति में प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया गया। हालांकि मैं ऋग्वेदिक काल के बारे में आपको बताऊं तो ऋग्वेदिक काल जो था उसमें 3 प्रमुख संस्था थी। कौन कौन सी, सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत, ये 3 प्रमुख संस्थाएं थी। तो सभा और विदत में महिलाएं भाग ले सकती थी, महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, समिति में भाग नहीं ले सकती थी। अब राजा का चुनाव कौन सी संस्था करती थी, समिति करती थी, और समिति में महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थी। तो स्वाभाविक सी बात है ऋग्वेदिक काल में भी महिलाओं को मताधिकार तो नहीं था। तो ये मात्र भ्रम पैदा किया जाता है कि जो वैदिक काल है उसमें पुरुषों के समकक्ष महिलाओं की स्थिति थी। पुरुषों के समकक्ष महिलाओं की स्थिति कभी नहीं रही। अगर कभी रही है तो सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। ठीक है, तो यहाँ पर सभा में भी शामिल होने से उन्हें क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। उपनयन संस्कार जो यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जहां से वैदिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है, वो उपनयन संस्कार महिलाओं का बंद कर दिया गया और उन्हें वेद अध्ययन से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। महिलाएं जो हैं वो वेद अध्ययन नहीं कर सकती। हालांकि उत्तर वैदिक काल में विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहिता, जबाला, इन स्त्रियों का उल्लेख मिलता है कि ये विदुषी स्त्रियां थी, इनका उल्लेख मिलता है। पर महिलाओं के अधिकार फिर भी सीमित कर दिए गए थे, पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया गया था, न स्वयं पर अधिकार था, सभा में पहले अधिकार था तो वो समाप्त कर दिया गया। विदत संस्था तो उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो ही गई थी। महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और वैदिक साहित्य के अध्ययन से, वेदों के अध्ययन से महिलाओं को वंचित कर दिया गया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही कृषि की 4 क्रियाओं, कौन कौन सी, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, इन 4 क्रियाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और हल संबंधी अनुष्ठान का विस्तृत विवरण कहां मिलता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अगली बात, इसमें उधार देने वाले या सूदखोर, वो लोग जो पैसा ब्याज पर देते थे, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कुसीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जो ब्याज पर पैसा देना है, उस ब्याज पर पैसा देने को निकृष्ट कार्य माना गया है, बहुत बेहतर कार्य नहीं माना गया है। इसमें सबसे पहले किसका उल्लेख है, महाजनी प्रथा का उल्लेख है। वैसे महाजनी प्रथा पर मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध रहे हैं लिखने के लिए। महाजनी प्रथा पर मुंशी प्रेमचंद जो है वो लिखने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और मुंशी प्रेमचंद ने महाजनी व्यवस्था पर खूब सारा लिखा कि पैसा ब्याज पर जो दिया जाता है वो महाजनी संस्था थी। मुझे मदर इंडिया का एक डायलॉग याद आ जाता है जब ये महाजनी प्रथा की बात आती है। तो वो मूवी जो है, मदर इंडिया जो मूवी है, उसमें नरगिस जो है वो सुनील दत्त की पत्नी बनी है। सुनील दत्त की पत्नी का अभिनय किया है नरगिस ने। वास्तविक या रियल लाइफ में नरगिस जो है वो सुनील दत्त की माता का अभिनय किया है, सुनील दत्त की माता का अभिनय किया है। और जबकि वास्तविक या रियल लाइफ में नरगिस जो है वो सुनील दत्त की बीवी थी। तो जब जो नरगिस है वो सुनील दत्त की माता थी इस मूवी में, वो सुनील दत्त से कहती है कि पढ़ने जाओ, ज्ञान इन किताबों में है। तो वो यही कहता है सुनील दत्त कि ज्ञान इन किताबों में नहीं है, ज्ञान सुखी लाला की बही में है, जिसका हिसाब कभी पूरा होता ही नहीं है। खैर, महाजनी व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है।
दूसरा उपनयन संस्कार, जो यज्ञोपवीत धारण किया जाता था, जहां से शिक्षा की वैदिक काल में शुरुआत मानी जाती थी, तो उस उपनयन संस्कार का यहाँ पर उल्लेख है। यहाँ पर जल प्लावन, प्रलय और मत्स्य अवतार, जल प्लावन हुआ, पृथ्वी भूमंडल में समा गई, ठीक है, प्रलय हुआ और जो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया और देवलोक से नौका आई, उस पर 7 ऋषि और महर्षि मनु विराजमान हो गए। तो उस मत्स्य अवतार और जल प्लावन की कथा का उल्लेख कहां पर है, तो वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। इसमें विदेशियों, म्लेच्छों का सर्वप्रथम उल्लेख है, विदेशियों या म्लेच्छों का सर्वप्रथम उल्लेख है। इसमें राजा दुष्यंत और भरत की कथा का उल्लेख है। दुष्यंत पुत्र भरत, जिनके नाम पर, दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत, जिनके नाम पर संभवतः इस देश का नाम भारत पड़ा, तो उसका उल्लेख है। अश्विनी कुमार द्वारा चमन ऋषि को यौवन दान देने का भी इसमें उल्लेख है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से अक्सर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं वो ही कंसेप्ट यहाँ पर करा रहा हूं जहां से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप सभी से ये उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाइप का बटन आ रहा है आजकल, तो आप ज्यादा से ज्यादा हाइप करें ताकि ये वीडियो जो है, ये सेशन जो है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ आज का हमारा सेशन जो है वो पूरा होता है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट किसी कंसेप्ट पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव। आप सभी साथी इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें। धन्यवाद।